प्यारे दोस्तों, आज हम आपको जो वाक्य सुनाने वाले हैं बहुत ही दिल दहला देने वाला वाक्य है। यह वाक्य एक ऐसी हाफिज कुरान लड़की का है जो दूध बेचकर अपने घर का गुजर बसर करती थी। मरने के बाद वह ऐसे अजाब में मुब्तला हो गई कि हर कोई उसकी कब्र को देखकर तौबा तौबा करने लगा। जब लोगों ने उस हाफिज कुरान लड़की की खाला से इस लड़की की हकीकत पूछी तो उस लड़की की खाला ने ऐसा कौन सा राज लोगों को बताया। इस वाक्य को आखिर तक जानने के लिए हमारे साथ रहिएगा। प्यारे दोस्तों, आज का वाक्य खासकर उन लोगों के लिए है जो अपने घरों में दूध बेचते हैं और दूध बेचते वक्त बाज औकात ऐसा गुनाह कर जाते हैं जिसकी वजह से उनको बहुत सख्त अजाब का सामना करना पड़ता है। किसी इलाके में मरियम नाम की लड़की अपनी खाला के साथ रहती थी। मरियम के माँ बाप उसके बचपन में ही वफात पा चुके थे, इसलिए मरियम अपनी वह खाला के पास रहती थी। उसकी खाला की कोई औलाद नहीं थी, इसलिए उसने मरियम को अपनी औलाद की तरह पाल पोस कर बड़ा किया था। मरियम की खाला ने मरियम को स्कूल के साथ साथ कुरान की तालीम भी दिलवाई। मरियम कुरान पाक हिफज कर रही थी, इसलिए मरियम हाफिज कुरान बन गई। उसकी खाला ने मरियम को घर के कामकाज भी सिखलाते। मरियम की खाला ने अपने ही घर में 3 बकरियां और 1 गाय पाल रखी थी। मरियम गाय का बहुत अच्छे से ख्याल रखती थी। उसका दूध बेचकर अपने घर का गुजर बसर किया करती थी। उसकी खाला ने हमेशा मरियम को मर्दों की तरह मेहनत करना सिखाया था, इसलिए मरियम बहुत ज्यादा मेहनती लड़की थी। वह सारा दिन गाय की देखभाल करती और दिन में 2 बार गाय का दूध निकालती थी। उसको बेचकर 2 वक्त की रोटी चला रही थी। उस वक्त मरियम के पास एक बुढ़िया बैठी हुई थी जो कि बार बार दूध लेने का इसरार कर रही थी, मगर मरियम ने उस बुढ़िया को टूक जवाब दे दिया कि हमारे घर में पहले ही लोगों का दूध लगा हुआ है। वह बुढ़िया कहने लगी कि देखो मरियम बेटी, इनकार ना करो, तुम और लोगों को भी तो दूध देती हो। मेरा बेटा और बहू शहर से चंद दिनों के लिए मेरे पास रहने के लिए आए हैं। तुम मुझे उनके लिए 2 किलो शाम को दूध दे दिया करो। तुम्हारे घर का दूध बहुत खालिस होता है, किसी और के घर से दूध लेना नहीं चाहती। लोग आजकल दूध में बहुत मिलावट करते हैं। तुम तो जानती हो, इस गली की तमाम औरतें तुम्हारे ही घर से दूध लेकर जाती हैं और भी मोहल्ले से लोग तुम्हारे घर आते हैं। वह बुढ़िया कहने लगी कि मरियम के घर से जो दूध आता है उसकी चाय और दही बहुत मजे की बनती है। मरियम कहने लगी कि अम्मा, जैसे आप बोल रही हैं कि मुझे दिन में 4 किलो दूध चाहिए, इतना दूध मैं कहां से लाऊंगी? अगर मैं दूध में मिलावट करूंगी तो बहुत सारा दूध तो बन सकता है, मगर वह खालिस दूध नहीं हो सकता। तौबा करें अम्मा, मैं लोगों को दूध देने से इनकार तो कर सकती हूं, मगर इसमें मिलावट कभी नहीं कर सकती और किसी और का दूध छुड़ा भी नहीं सकती। मरियम ने साफ इनकार कर दिया। वह बुढ़िया कहने लगी कि बेटी, मैं तुम्हें 100 की बजाय 200 देने के लिए तैयार हूं। मुझे तुम्हारे घर का दूध बहुत ही पसंद है और मैं नहीं चाहती कि मेरा बेटा किसी मिलावट वाला दूध पिए। मरियम खड़ी होकर कहने लगी कि नहीं अम्मा, मैं दूध नहीं दे सकती। यह कहकर वह किचन में चली गई। मरियम की खाला ने उस बुढ़िया से मदद की और कहने लगी कि मेरी बेटी थोड़ी नेक परहेजगार है, इसलिए दूसरों का दूध छोड़ा नहीं सकती और आपको दे नहीं सकती। उस बुढ़िया के जाने के बाद मरियम की खाला उसको कहने लगी कि बेटी, तुम क्यों रोजी को धक्का दे रही हो? तुम आखिर इनको दूध क्यों नहीं देना चाहती थी? कोई 4 पैसे मिल जाते। मरियम कहने लगी कि खाला, मैं ऐसे बेहयाई के काम नहीं करती। इतना कहकर मरियम अपना दुपट्टा उठाकर वजू करने के लिए चली गई। उसकी खाला भी खामोश हो गई, क्योंकि वह जब भी मरियम से बात करती तो वह उसी तरह जवाब दे देती थी। उसकी खाला को मरियम से बहुत मोहब्बत थी। उसकी खाला भी बकरियों और गाय को चराने के लिए जाया करती थी। वह मरियम घर में सारा दिन गाय के आगे पीछे रहती। ऐसे ही मेहनत करते करते मरियम ने अपने दहेज का सामान भी तैयार कर लिया था। फिर उसकी खाला ने एक अच्छा और नेक लड़का देखकर मरियम की शादी कर दी। वह लड़का गरीब जरूर था, मगर उनकी बहुत ज्यादा इज्जत करता था। मरियम की खाला ने शादी करते वक्त उस लड़के से यह कहा था कि मेरा इस लड़की के सिवा कोई सहारा नहीं, इसलिए मैं अपनी बेटी और दामाद को अपने साथ ही रखूंगी। इस बात को लेकर मरियम के ससुराल वाले भी मान गए। फिर इसीलिए मरियम की शादी के बाद दोबारा से अपनी खाला के साथ रहने लगी। उसका शौहर तो सिर्फ मेहनत मजदूरी करता था। वह जितने भी पैसे कमाता था का गुजारा करना बहुत ज्यादा मुश्किल होता था। मरियम को फिर भी उस गाय का दूध बेचना पड़ता था। ऐसे ही वक्त गुजर गया। फिर मरियम हाम हो गई। अब मरियम से गाय को संभालना बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा था। एक तरफ मरियम को हाम होने की खुशी मिली और दूसरी तरफ उसके शौहर को काम से निकाल दिया गया था। यह सुनकर मरियम रोने तड़पने लगी और कहने लगी कि अब मेरा क्या होगा? क्या मैं अब इस हाल में भी इतने काम करूंगी, इतनी मेहनत करूंगी? क्या मुझे कभी सुकून नहीं मिल सकता?
हालांकि मरियम का शौहर अपनी बीवी का बहुत ज्यादा ख्याल रखता था, क्योंकि मरियम जब भी गाय का दूध निकालने जाती तो पीछे से उसका शौहर खाना बना दिया करता और बाहर काम भी कर दिया करता था। क्योंकि यह गाय किसी के हाथ से दूध नहीं देती थी, अब अक्सर मरियम की अपने शौहर के साथ काम के सिलसिले में बहस हो जाया करती थी। शौहर से वह बदतमीजी करने लगती, बदजुबानी करने लगती और खाना खाने बैठता तो आगे से यह बोल देती, ना काम का ना काज का, दुश्मन अनाज का। वह बेचारा चंद ही निवाले खाता और खामोशी से उठकर बाहर चला जाता। हालांकि वह बेचारा रोज काम की तलाश में जाता था। अब यह तो अल्लाह की मर्जी थी, उसको कोई काम नहीं मिल रहा था। ऐसे ही वक्त गुजरते गुजरते 9 महीने पूरे हो गए तो मरियम ने एक बेटे को जन्म दिया। मरियम की खाला और उसका शौहर बच्चे को देखकर बहुत ज्यादा खुश हुए। मरियम का शौहर तो अपने बच्चे की खुशी में अपने इलाके में हर जगह मिठाई बांट रहा था। इधर मरियम का बेटा पैदा हुआ, दूसरी तरफ मरियम के शौहर को एक नौकरी भी मिल गई। जिस जगह मरियम का शौहर नौकरी कर रहा था वहां का मालिक बहुत ज्यादा सख्त था। वह हर रोज मजदूरों के साथ बदतमीजी से पेश आया करता था। उसके मालिक को बस काम ही प्यारा था। वहां पर हर मजदूर सिर्फ मजबूरी के तौर पर उसके पास काम करता था और अक्सर उसका मालिक मजदूरों को गालियां भी देता था। इधर मरियम के घर का गुजारा बहुत मुश्किल से हो रहा था। उधर मरियम का बेटा थोड़ा सा बड़ा हुआ तो मरियम ने फिर से गाय की देखभाल करना शुरू कर दी, ताकि दूध बेचकर अच्छे से घर का खर्चा चला सके। मरियम जब भी गाय की देखभाल अच्छे से करती थी तो गाय बहुत ज्यादा दूध देती थी। जो भी कोई औरत मरियम से दूध लेने आती तो मरियम उस औरत से पूछकर अपने बर्तन में थोड़ा सा पानी डालकर उनके दूध में डाल दिया करती थी। जब मरियम सब औरतों को दूध दे देती तो उसमें से जो दूध बच जाता वह उसको गर्म करके अपने बच्चे के लिए रख देती, ताकि आहिस्ता आहिस्ता बच्चा गाय का दूध पीना शुरू हो जाए। इसी तरह वह अपने घर का गुजर बसर कर रही थी, क्योंकि मरियम के शौहर की इतनी आमदनी नहीं थी जिससे वह ज्यादा चला सके। बड़ी मुश्किल से घर की दाल रोटी और बच्चे के कुछ इखनूटे रोने चिल्लाने लगी। उनकी आवाज सुनकर सारा मोहल्ला इकट्ठा हो गया। जल्दी से मरियम के शौहर को खबर दी गई। उस वक्त मरियम के शौहर को काम से छुट्टी हो गई थी, मगर वह ओवरटाइम लगा रहा था ताकि चंद पैसे जमा करके वह अपने बच्चे के लिए खिलौने ला सके। उस वक्त वहां पर और कोई मजदूर काम नहीं कर रहा था। जब मरियम के शौहर को मरियम की यह खबर मिली तो वह दौड़ता हुआ चला आया। वह तड़प तड़प कर अपने बच्चे को देखकर रो रहा था। मरियम की खाला भी अपनी बेटी को देख देख कर रो रही थी। मरियम की खाला कभी अपनी बेटी को देखती, कभी अपने उस मासूम बच्चे की तरफ देखती, फिर चीख चीख कर रोती। मरियम का शौहर भी इसीलिए ज्यादा रो रहा था कि उसका मासूम बच्चा अपनी माँ के बगैर कैसे रहेगा। अभी तो वह इतना छोटा था, वह माँ का दूध पीता था। अभी तो मरियम ने सिर्फ 2 ही दिन उसकी गाय का दूध पिलाना शुरू किया था। यह सब सोचकर उसका शौहर और भी ज्यादा ऊंची आवाज में रोने लगता है। मरियम की इस अचानक मौत पर इलाके का हर कोई शख्स अफसोस कर रहा था। यह तो कोई नहीं जानता था कि यह मरियम भरी जवानी में इतनी खामोशी के साथ इस दुनिया से चली जाएगी। वहां पर खड़ी औरतें मरियम की नेकी के गुण गा रही थी, क्योंकि मरियम बहुत नेक और परहेजगार लड़की थी, हर किसी का ख्याल रखती थी। वहां पर खड़ी हर औरत मरियम की तारीफें किए जा रही थी। मरियम की खाला और उसके शौहर का रो रो कर बुरा हाल हो रहा था। वह दोनों गम से निढाल थे। तदफीन का वक्त करीब आया तो मरियम का जनाजा उठाकर उसको करीबी कब्रिस्तान में दफन करने के लिए लाया गया। मरियम का शौहर मरियम को कब्र में उतारने के लिए कब्र में उतरा। उसी दौरान उसकी जेब से वह डायरी निकलकर कब्र के अंदर गिर गई। जहां पर वह काम करता था यह डायरी उस मालिक की थी जिस पर बहुत जरूरी लोगों के हिसाब किताब लिखे हुए थे। मरियम के शौहर को इस बात का इल्म ही नहीं हुआ कि उसकी जेब से कुछ नीचे गिर गया है। जब सब लोग मरियम को दफनाकर घर चले गए तो मरियम का घर एकदम से वीरान हो चुका था। मरियम की वह गाय जिससे वह बहुत ज्यादा प्यार करती थी और जो मरियम के बगैर किसी को दूध धोने नहीं देती थी, उस गाय को देखकर फिर से रोने लगी, क्योंकि उसकी खाला सीने में बहुत ज्यादा गम छुपाए बैठी थी। पहले तो उसको अपने बेवा होने का और दूसरा मरियम के माँ बाप के चले जाने का गम, तीसरा गम मरियम का यूं चला जाना जो अपना मासूम बच्चा छोड़कर चली गई थी। मरियम के शौहर ने मरियम की खाला को बहुत संभाला जो कि रोए जा रही थी और साथ में अपने बच्चे को गोद में उठाए हुए बैठा था। एक माँ को कहाँ करार आना था जिस भांजी ने अपनी खाला का बाजू बनकर दिखाया था वह इतनी अचानक चली गई। मरियम की खाला को तो यकीन ही नहीं आ रहा था। वह बार बार यही कह जा रही थी कि अभी अभी तो मरियम बेटी ने गाय को पानी पिलाया था, मुझे खाना दिया था, यह सब कुछ क्या हो गया। उसकी खाला के लिए यकीन करना बहुत मुश्किल था कि उसकी बेटी इस दुनिया से जा चुकी है।
अब तो मरियम का बेटा भी बिलक बिलक कर रो रहा था। शाम को हर बच्चा अपनी माँ को तलाश करता है। मरियम का बेटा भी उसको तलाश कर रहा था। वह अपनी माँ के सीने से लेटकर सोना चाहता था, माँ की छाती से दूध पी चाहता था, मगर वह मासूम बच्चा क्या जाने उसको सारी जिंदगी ऐसे ही जीना था। मरियम का शौहर अपने मालिक के पास काम के लिए अब भी नहीं जाना चाहता था। वह अपनी खाला और अपने बच्चे का ध्यान रखना चाहता था और अभी अपनी बीवी के गम में बहुत निढाल था। इसलिए वह अपने मालिक से बात करना चाहता था कि मैं कुछ दिन के लिए काम पर नहीं आ सकता। और जैसे ही मरियम के शौहर ने अपनी जेब को हाथ लगाया, उसकी जेब में वह डायरी नहीं थी। अब वह सोच में पड़ गया कि आखिर डायरी कहाँ चली गई। बहुत सोचने के बाद उसके जहन में यही था कि उसने डायरी अपनी जेब में ही रखी थी। मरियम की खाला भी अपने दामाद का उतरा हुआ चेहरा देखकर फिर उसकी खाला कहने लगी कि बेटा क्या बात है, तुम क्या तलाश कर रहे हो। फिर उसने बताया कि खाला मेरी जेब में एक बहुत जरूरी डायरी थी, वह पता नहीं कहाँ गिर गई है। पता नहीं वह मस्जिद में गिरी है या फिर कब्रिस्तान में गिर गई है। एकदम उसके जहन में यह बात आई कि जब वह अपनी बीवी को कब्र में उतारने के लिए उतरा था, उस वक्त कहीं वह डायरी कब्र में तो नहीं गिर गई। इस सोच के साथ आते ही वह बहुत ज्यादा परेशान हो गया, क्योंकि उसका मालिक बहुत सख्त और गुस्से वाला आदमी था और वैसे भी वह डायरी बहुत जरूरी डायरी थी। उसके मालिक ने उसका जीना हराम कर देना था। अगर उसको डायरी ना मिली तो उसकी जान भी ले लेगा, क्योंकि उसके मालिक को इंसान से ज्यादा काम की फिक्र रहती थी। अभी वह यह सोच ही रहा था कि इतने में उसके मालिक का फोन आ गया। वह कहने लगा कि मुझे वह डायरी अभी देकर जाओ ताकि मैं उस डायरी से आज का हिसाब किताब लिख सकूं और सुबह नए आने वाले मजदूर के नाम भी लिखूं। यह सुनकर उस बेचारे का हलक खुश्क हो गया। वह तो अपने मालिक को यह नहीं बता सकता था कि डायरी कहीं गिर गई है। उसके मुंह से बस इतना ही निकला कि मालिक आपको सुबह डायरी पहुंचा दूंगा। अब उसको वह डायरी तलाश करनी थी। उसने अपने जहन में बहुत सोचा, मगर उसकी सोच कब्रिस्तान पर खत्म होती थी। उसने बहुत सोचने के बाद कब्रिस्तान का रुख किया। रात के 12 बज रहे थे। खाला के पास उसका बेटा सो रहा था। मरियम का शौहर रात को ही कब्रिस्तान की तरफ अपने कदम बढ़ाने लगा। उसका दिल घबराहट का शिकार था और वह बहुत ज्यादा परेशान भी था। उसको बहुत खौफ आ रहा था। इससे पहले कि कभी भी इतनी रात को कब्रिस्तान में अकेला नहीं आया। यह कब्रिस्तान गांव से कुछ दूरी पर था। उसको कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वह क्या करें। उसकी यह भी मजबूरी थी कि वह डायरी बहुत ज्यादा जरूरी थी, चूंकि उसने लापरवाही में कहीं गुम कर दी थी। वह रात को डायरी तलाश करते करते रात के 12:30 बजे कब्रिस्तान पहुंच गया। उसको मौत की वहशत दिखाई दे रही थी। मरियम के शौहर का दिल बैठा जा रहा था। अभी शाम को ही उसने अपनी बीवी को जिस कब्र में दफन किया था, वह उसी कब्रिस्तान के पास पहुंच गया। उसने डरते डरते पाव की जानिब से कब्र को खोदना शुरू कर दिया। उसका मकसद सिर्फ अपनी डायरी लेना था। अभी उसने थोड़ा सा ही हिस्सा खोदा था। गोरख वहां पहुंच गया और गुस्से से कहने लगा कि यह तुम क्या कर रहे हो? क्या तुम कोई कफन चोर हो? मरियम के शौहर ने टॉर्च जल्दी अपने मुंह की तरफ की और उसको देख कहने लगा, अरे तुम तो वही हो जिसकी कल रात बीवी फौत हुई थी। वह कहने लगा कि शाम को मैंने ही अपनी बीवी को दफनाया था, मगर बीवी को दफनाते हुए मेरी कीमती डायरी इस कब्र में गिर गई है। वह छोटी सी है और बहुत कीमती डायरी है। अगर हो सके तो आप मेरी मदद कर दें। गोरख मरियम के शौहर के साथ मिलकर उसकी मदद करने लगा। दोनों ने मिलकर अच्छी खासी कब्र खोद ली। अब मरियम के शौहर का डर खत्म हो चुका था और अब उसको डायरी मिलने की उम्मीद जाग चुकी थी। कुछ ही देर में आधी से ज्यादा कब्र खोदी जा चुकी थी। जब मरियम के शौहर ने कब्र के अंदर झांक कर देखा तो अंदर का मंजर देखकर मरियम के शौहर के होश उड़ गए। गोरख ने दोबारा से जल्दी से कब्र के ऊपर मिट्टी डालना शुरू कर दी, क्योंकि उसके पसीने छूट रहे थे। गोरख मरियम के शौहर से कहने लगा, अरे तुम्हारी बीवी कैसी औरत थी जो इसकी कब्र से ऐसा अजाब हो रहा है। मरियम के शौहर को तो खुद भी अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था। जो कुछ उसने देखा, क्या यह सच था? उसकी बीवी के साथ ऐसा हो रहा था। मरियम तो हर लिहाज से अच्छी और नेक औरत थी। उसकी नेकी की तो हर कोई मिसाल देता था। मैंने उसको कभी भी कोई ऐसा गुनाह करते नहीं देखा था जिसकी वजह से उसकी कब्र में ऐसा अजाब हो रहा था। वह इस अजाब को देखकर परेशानी से तड़पने लगा। मेरी बीवी को ऐसे कौन से गुनाह की सजा मिल रही है? गोरख ने मरियम के शौहर से कहा कि तुम ऐसा करो, किसी और नई डायरी का इंतजाम कर लो। तुम्हारे मालिक को हिसाब किताब कुछ ज़बानी भी याद होंगे।
क्योंकि अब तो कब्र में डायरी ढूंढना बहुत मुश्किल है। तुमने अपनी आंखों से देखा है ना, तुम्हारी बीवी का अजाब खत्म नहीं हो रहा और वह किस हाल में है। तुम इसकी तरफ से तौबा करो। अगर तुम्हारी बीवी ने अपनी जिंदगी में कोई ऐसा गुनाह किया है तो इसके बारे में पता लगाओ ताकि तुम्हारी बीवी से इस गुनाह की मगफिरत हो सके। मरियम का शौहर रोते रोते अपने घर पहुंचा। उसको देखकर खाला कहने लगी कि तुम इतनी रात को कहाँ थे? मैं तुम्हारी वजह से बहुत परेशान हो रही थी। वह खाला के कदमों में बैठकर कहने लगा कि खाला, मेरा चैन सुकून सब कुछ बर्बाद हो गया, सब कुछ लुट गया। और वह अभी भी बुरी तरह से कांप रहा था। मरियम की खाला उसकी यह हालत देखकर घबरा गई और पूछने लगी कि बेटा बताओ तो सही, क्या माजरा है? तुम इतनी रात से कहाँ थे? उसने खाला को बताया कि खाला, मैं डायरी की तलाश में कब्रिस्तान गया था और वहां जाकर जो मंजर मैंने देखा, शायद उसको देखकर मैं सारी जिंदगी सुख का सांस ले सकूंगा। अब तो इसको देखकर खाला भी डर गई और कहने लगी कि बेटा आखिर बताओ तो सही, क्या बात है? फिर उसने रोते हुए बताया कि खाला, जब मरियम की कब्र खोदी गई ताकि मैं उसमें डायरी को तलाश कर सकूं, मगर कब्र का मंजर देखकर मेरे तो होश उड़ गए। खाला, मरियम जैसी नेक लड़की को इतना सख्त अजाब हो रहा था, मैं आपके सामने बयान नहीं कर सकता। मरियम के होठों पर आग जल रही थी और वह बुरी तरह चीखें मार रही थी। अभी तो मैंने आधी ही कब्र खोली थी, मुझे सिर्फ उसके होंठ नजर आए थे जो कि साइज में बहुत बड़े हो चुके थे, जैसे कोई चीज वजन की वजह से लटक गई हो। बाकी का जिस्म तो सलामत ही नजर आ रहा था। थोड़ी देर के बाद उसके होठों से आग बुझी, मगर फिर चंद ही सेकंड में फिर वह आग भड़क उठी। पहले तो मैं समझ ही नहीं सका कि यह अल्लाह की तरफ से कोई अजाब है या कुछ और है। मुझे गोरख ने बताया कि यह अजाबे इलाही है और यह सिर्फ उसके होठों को जला रहा है। वह रोते हुए कहने लगा कि खाला, मुझे समझ नहीं आता कि आखिर मरियम के होठों को आग क्यों लगी। वह तो इन होठों से हर वक्त अल्लाह का जिक्र किया करती थी। उसने तो कभी भी होठों से किसी की कोई बुराई नहीं की थी। अगर वह मुझसे किसी बात पर झगड़ा करती थी, उसी वक्त माफी मांग लिया करती थी। वह भी अच्छी और नेक औरत थी। मरियम की खाला और उसका शौहर ऐसे ही सारी रात रोते रहे और मरियम के लिए दुआएं मगफिरत मांगते रहे। जब सुबह फज्र की अजान हुई तो खाला कहने लगी कि तुम ऐसा करो, अब मस्जिद के इमाम को खामोशी के साथ सारी बात बताओ और पता करो कि आखिर क्या मामला है, मेरी बेटी के साथ ऐसा क्यों हो रहा है, कि आखिर में मेरी बेटी से ऐसी कौन सी गलत हुई है। मस्जिद के इमाम साहब बहुत ही नेक बुजुर्ग थे। यकीनन वह हमारी इस मामले में जरूर मदद करेंगे। इसको भी खाला की यह बात अच्छी लगी। उस मसले का हल अगर कोई निकाल सकता था तो वह मस्जिद के इमाम साहब ही थे। जब वह सुबह फजर की नमाज अदा करने के लिए गया, उसने नमाज अदा की। जब मस्जिद से सारे नमाजी चले गए तो उसने इमाम साहब को रोकर रोते हुए सारी बात बताई। इमाम साहब ने उसकी बात सुनकर कहने लगे कि मैं मरियम की खाला से मिलना चाहता हूं। वह इमाम साहब को लेकर अपने घर आया और मरियम की खाला से उनकी मुलाकात करवा दी। इमाम साहब मरियम की खाला से पूछने लगे कि अम्मा, मुझे यह बताएं कि मरियम किसी की चुगली तो नहीं किया करती थी या फिर कोई ऐसा गुनाह जो उसके मुंह से होता हो आपने देखा हो? मरियम की खाला कहने लगी कि नहीं, मेरी बच्ची तो एक ग्वालन थी। वह दूध का काम किया करती थी। वह सारा दिन बकरियों की और गाय की खिदमत किया करती थी। उसको उन जानवरों से बहुत ज्यादा प्यार था। वह सारा दिन इन जानवरों में ही मसरूफ रहती थी। उसको इतनी फुर्सत कहाँ थी कि वह लोगों के घर में जाए या फिर अपनी सहेलियों को अपने पास बुलाकर उनसे बातें करे। फिर इमाम साहब ने उसकी खाला से एक सवाल किया, जिसे सुनकर मरियम चौंक उठी। इमाम साहब कहने लगे, क्या मरियम किसी की अमानत को अपने पास रखती थी? किसी के दूध में पानी मिलाना या फिर उनके दूध को कम तोलना या फिर उस दूध में पानी मिलाकर ज्यादा लोगों को देना? उसकी खाला कहने लगी कि नहीं, मरियम तो दूध में एक कतरा भी पानी नहीं डालती थी। उसने कभी इस मामले में लालच नहीं की थी। अगर मैं पानी डालूंगी तो एक मजीद घर और भी मुझसे दूध लेने आए। मरियम ने तो कभी ऐसा किया ही नहीं था। जो दूध वह लोगों में तकसीम करती थी उसमें से थोड़ी सी मलाई उतार ले, ऐसा कभी हुआ ही नहीं। इमाम साहब कहने लगे कि अम्मा सोच लो, ऐसी कोई भी गलती हो सकती है जिसकी वजह से सिर्फ उसके मुंह को ही अजाब हो रहा है, लेकिन फिर भी उसने जाने अनजाने में ऐसा गुनाह तो जरूर किया है जिसकी वजह से वह अजाब में मुब्तला है। क्योंकि अमानत के तौर पर हमसे ऐसे बहुत से सख्त सवाल जवाब का मामला होगा। मुझे लगता है यहाँ पर कोई अमानत का मामला है, क्योंकि मरियम की नेकी से तो मैं खुद भी वाकिफ हूँ, क्योंकि इमाम साहब भी मरियम को बहुत अच्छे से जानते थे।
मरियम ने उन्हें इमाम साहब के पास से कुरान पाक हिफज किया। इमाम साहब एक बार फिर से कहने लगे कि अपनी बेटी की कोई ऐसी बात सोचकर बताओ जो वह किया करती थी, जिसका मामला मरियम के होठों से हो। मरियम की खाला सोचकर कहने लगी कि मुझे मरियम की एक काम से बहुत ज्यादा चिढ़ थी। उसको शुरू से ही कच्चा दूध पीने की आदत थी। अगर कोई औरत हमारे घर से दूध लेने के लिए लेट हो जाती तो मरियम उनका दूध अपने बर्तन में तौल कर रख दिया करती थी और उस बर्तन में पड़े हुए कच्चे दूध के ऊपर मलाई की तह भी आ जाया करती थी। जब वह औरत अपना दूध लेने आती तो मरियम अपने बर्तन से उनके बर्तन में दूध डाल दिया करती थी और जो दूध मरियम के बर्तन में लग जाया करता था वह उसको साफ करके पी लिया करती थी ताकि वह दूध जाए ना हो और उनके पास भी चला जाए। तो मरियम कहती कि नहीं खाला, लोग कहेंगे कि इनके घर से दूध पतला आता है। मरियम दूध में पानी डालती है। इमाम साहब कहने लगे कि हो सकता है यह अजाब इसी कच्चे दूध की वजह से हो जो वह बर्तन से साफ करके पी लिया करती थी। मरियम की खाला भी कह रही थी कि जब मरियम की मौत हुई थी तो वह एक औरत को दूध देकर वहीं बचा हुआ कच्चा दूध पीकर गाय की तरफ गई थी। शायद मौत के वक्त दूध का जायका उसके मुंह में रह गया हो, शायद इसलिए उस पर अजाब हो रहा हो। अगर जिस शख्स के लिए हमने दूध को नापकर अपने बर्तन में उसके लिए रखा हुआ है और जब हम उसको दूध देते हैं तो वह हमारे बर्तन में लगा हुआ रह जाता है, हमें वह अच्छे से साफ करके उन्हीं के बर्तन में डालना चाहिए। वह तो हमें दूध के पैसे देते हैं, हमें किसी के दूध का बचा हुआ एक कतरा भी अपने पास नहीं रखना चाहिए। यह सब भी अमानत में खयानत कहलाता है। इमाम साहब कहने लगे कि बेहतर है कि आप उसकी बख्श के लिए दुआ करें और इस इलाके के जितने भी लोग मरियम से दूध लेते थे उन सब से मरियम की आदत के बारे बताएं और आप उसके लिए उन लोगों से माफी मांग ले। यह सुनकर मरियम की खाला बहुत ज्यादा परेशान हुई। देखा जाए तो यह बात मामूली सी थी, मगर इसकी वजह से मरियम को इतना सख्त अजाब होगा जो उनके वहमो गुमान में भी नहीं था। फिर मरियम की खाला ने उन सब लोगों को अपने घर पर बुलाया जो लोग मरियम से दूध लिया करते थे। उन सब लोगों को मरियम की इस आदत का बताकर उन सब लोगों के आगे उसकी खाला ने हाथ जोड़े। लेकिन यह कोई ऐसी बड़ी बात तो नहीं थी, इसीलिए सब लोगों ने फौरन ही मरियम को माफ कर दिया। कुछ लोगों की नजर में यह कोई गुनाह नहीं था, लेकिन जो बात इंसान के आगे मामूली सी होती है लेकिन अल्लाह के आगे वह हमारे अमल में बहुत बड़ी हो जाती। लेकिन यहाँ पर यह मामला अमानत का था, शायद इसलिए मरियम की गुनाह की वजह से पकड़ हो गई थी। इस इलाके के सभी लोग मरियम की अच्छी आदत से वाकिफ थे। न तो मरियम ने कभी अपने दूध में पानी मिलाया था और न ही कभी किसी के साथ हक तलफ की थी, न ही कभी उसने किसी का दूध छुड़वा कर दूसरे का लगवाया था। उसके दिल में जरा बराबर भी लालच नहीं आती थी, इसीलिए सारे लोग मरियम को माफ करके अपने घर चले गए थे। फिर एक रात को खाला अपने दामाद से कहने लगी कि बेटा तुम अपनी उस डायरी के लिए मरियम की कब्र पर लाजमी जाना और उसको खोदकर अंदर का मंजर देखकर मुझे बताना क्या मरियम की कब्र से अजाब हट चुका है। असल में मरियम की खाला जानना चाहती थी कि मरियम के ऊपर आने वाले अजाब की वजह क्या थी। क्या वाकई जरा सा दूध का कतरा उसकी अजाब की वजह बना था। फिर उसी रात वह अपनी बीवी की कब्र पर गया और गोरख के साथ मिलकर अपनी बीवी की कब्र खोदने लगा। जब उसने कब्र के अंदर का मंजर देखा तो मरियम की मयत बिल्कुल ठीक थी। अब तो उसके अंदर से खुशबू आ रही थी, किसी किस्म का कोई अजाब बाकी नहीं था। उसकी कब्र के अंदर उसकी डायरी भी मौजूद थी। उसने जल्दी से डायरी पकड़ी और अपनी बीवी की कब्र को वैसे ही बंद कर दिया। फिर घर वापस आकर उसने खाला को मरियम की कब्र का सारा वाकया सुनाया। फिर मरियम की खाला ने अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा किया, उनकी बेटी की कब्र से अजाब हट चुका है। जब यह बात सारे लोगों को पता चली तो हर कोई हैरान रह गया कि इस कदर नेक होकर ग्वालन को एक मामूली सी अमानत की वजह से अजाब भुगतना पड़ेगा। उस पर सारे गांव वालों ने तौबा की और अपने अपने मामलात को सुधारने की भी कोशिश की। उसी दिन से लेकर हर कोई अमानत को लेकर खबरदार हो गया। अगर किसी के पास किसी की जरा सी भी कोई चीज होती तो उसको फौरन से लुटा दिया जाता। मरियम तो इस दुनिया से चली गई थी, मगर जाते जाते अपने शौहर और खाला को बहुत उदास कर गई थी। मरियम का शौहर, मरियम की खाला और उसका बेटा हर लम्हा उसको याद करते। मरियम तो एक नाजुक सा फूल थी जिसने दुनिया में रहकर छोटी सी उम्र में बहुत सारी अजियत देखी, तकलीफें देखी। मरियम एक फूल की तरह पूरे गांव में खुशबुओं की तरह फैल चुकी थी। लोग मरियम को जरा भी नहीं भूले थे। हर कोई यही कहता था कि मरियम जैसी ग्वालन कभी इस दुनिया में नहीं आएगी। वह अपने अच्छे अखलाक, अच्छे रवैये की वजह से आज भी हर औरत के दिल में जिंदा है। वह तो अब जन्नत के आला मुकाम में होगी।
और दूध की बहती हुई नहरों में से दूध पी रही होगी, तो उसने मामूली सा गुनाह किया था, वह उसकी सजा भी भुगत चुकी थी। प्यारे दोस्तों, कभी कभी हम जिस गुनाह को बहुत छोटा समझते हैं, वह अल्लाह की नजर में छोटा नहीं होता। ऐसे ही यह छोटे छोटे गुनाह हमारे लिए बहुत बड़े पहाड़ बन सकते हैं। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हमारी कब्र की मंजिलों को आसान करे और आखिरत में हमें सब लोगों के सामने शर्मिंदा होने से बचाए। और आखिर में वही दुआ है कि अल्लाह पाक हमें ऐसे वाकयात से सबक हासिल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हम सबकी मगफिरत फरमाए, आमीन। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें। फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ।